कि जो साहित्य में गुणवत्ता, लोकप्रियता को लेकर जो एक संघर्ष सा देखने को मिल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? साहित्य पर इसका क्या प्रभाव देख पा रहे हैं आप? देखिए, गुणवत्ता अलग चीज है और लोकप्रियता अलग चीज है जी। जैसे हमारे यहाँ साहित्य में जो बहसें चली हैं उनमें जहाँ गुणवत्ता की बात की जाती है जी। वहाँ स्तरीय साहित्य की बात की जाती है जी। जो स्तरीय लेखन है, जो अच्छा लेखन है, जिसमें जीवन और समाज की सच्चाइयाँ दर्ज हुई हैं, अभिव्यक्त हुई हैं, और इसमें अंतर्वस्तु भी, शिल्प और संरचना भी, दोनों में एक गुणवत्ता रही है जी। और जब आप कहेंगे कि लोकप्रिय साहित्य, तो लोकप्रिय साहित्य तो वो भी हो सकता है जो गुणवत्ता के आधार पर न लिखा गया हो जी। जो सतही हो। जैसे आपने देखा ना कि बहुत सारी जो कला फिल्में बनती हैं वो लोकप्रिय नहीं हो पाती हैं, और जो फार्मूला फिल्में बनती हैं, सतही फिल्में बनती हैं, रोमांटिक हो जाती हैं। तो उसी तरह से कविता, कहानी में भी, साहित्य में भी गुणवत्ता अलग है और लोकप्रियता अलग है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लेखक ऐसे भी होते हैं जिनका लेखन गुणवत्ता पूर्ण होता है, स्तरीय होता है और लोकप्रिय भी होता है जी। जैसे इसकी मिसाल हिंदी में हम दे सकते हैं प्रेमचंद को जी। हाँ, कि प्रेमचंद का साहित्य आप पढ़िएगा तो आप पाइएगा कि उसमें गुणवत्ता भी है और उसमें एक व्यापक अपील भी है। मतलब अधिकांश लोगों को उनका साहित्य, उनका लिखा हुआ पसंद है, उनके बीच वो लोकप्रिय भी है। लेकिन यही बात आप गुलशन नंदा के बारे में, रानू के बारे में नहीं कर सकते हैं, या जो जासूसी उपन्यास लिखे जाते हैं, या जो इस तरह के बाजारू उपन्यास लिखे जाते हैं। तो खालिस जो लोकप्रियता है या लोकप्रियतावाद है, उसका संबंध बाजारूपन से भी है। अच्छा जी, बाजारूपन से भी है जी। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि साहित्य और विचारधारा दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, पृथक नहीं किया जा सकता? जैसे आपको मैं मूल बात बताता हूँ कि जहाँ तक कविता और साहित्य के अन्य विधाओं की बात है जी। जो सृजनात्मक विधाएं हैं, जो क्रिएटिव राइटिंग है जी, चाहे जिस किसी विधा में हो जी, उसका जो पहला सरोकार होता है ना, वो जीवन की संवेदना से होता है जी, समाज की सच्चाइयों से होता है जी। लेकिन इस पर हिंदी में बहुत पहले से बहुत सारी बहसें होती रही हैं जी। और बहुत सारे लोगों ने एक मानक भी खड़ा किया है। और उसमें जो आपने साहित्य और विचारधारा की बात की है जी। तो इस मामले में मुक्तिबोध की आलोचना बहुत ही बेहतर ढंग से अपनी बात रखती है। जैसे मुक्तिबोध के यहाँ एक पदावली है, वो कहते हैं ना कि ज्ञान को संवेदनात्मक होना चाहिए जी, और संवेदना को ज्ञानात्मक होना चाहिए जी। तो मुक्तिबोध कहते हैं ना कि सिर्फ कोरा जो ज्ञान है उससे साहित्य की रचना नहीं हो सकती है। उसी तरह से सिर्फ विचारधारा पढ़ करके, सिर्फ विचारों का अध्ययन करके अच्छा साहित्य नहीं लिखा जा सकता है। संवेदना भी चाहिए। हाँ, उसको उस ज्ञान को, उस विचारधारा को
संवेदना का धरातल चाहिए। हम्म, तो दोनों बातें हैं कि आप में विचार तो है लेकिन संवेदना नहीं है, हम्म, आप में संवेदना है विचार नहीं है। हम्म, तो दोनों ही मतलब साहित्य के लिए एकांगी माने जाएंगे। मतलब आपके साहित्य में संवेदना भी हो, जी, आपके साहित्य में जीवन की सच्चाइयां और अनुभव भी हो, जी, और विचारधारा जो है वो आपके साहित्य को, आपकी संवेदना को जी, एक पक्ष में ला खड़ा करती है। जी, जी, विचारधारा ही पक्षधर बनाती है जी, किसी भी रचनाकार को। जैसे आप प्रेमचंद को ले लीजिए। प्रेमचंद के संपूर्ण साहित्य को पढ़ते हुए कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि उनकी जो वैचारिकी है, जो उनकी विचारधारा है, उसी से उनकी संवेदना जो है निर्देशित होती है। और वो किसके पक्ष में है? तो वो कमजोर के पक्ष में है, वो स्त्रियों के पक्ष में है, वो दलितों के पक्ष में है, वो जो दबे हुए कुचले हुए लोग हैं, जो किसान हैं, श्रमिक हैं, उनके पक्ष में है। या प्रेमचंद ने अपने लेखन के जरिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद का विरोध किया, साम्राज्यवाद का विरोध किया, सामंतवाद और पूंजीवाद का विरोध किया। तो इसमें उनकी वैचारिकी भी है, उनकी संवेदनाएं भी हैं। तो जो वैचारिकी है वो आपकी संवेदना को पक्षधर बनाती है। अच्छा। हाँ, जैसे तुलसीदास को ले लीजिए और कबीर को ले लीजिए, दोनों में मूलभूत फर्क है कि नहीं है? क्या? तुलसीदास की जो वैचारिकी है वो अपनी मानवतावादी विचारधारा के बावजूद वर्ण का और जाति का विरोध नहीं करती है। वहीं जो निर्गुण संत कवि हैं, कबीर, रैदास वगैरह, तो ये लोग वर्ण और जाति का विरोध करते हैं, वर्ण जाति भेदभाव आदि का। हाँ, तो कबीर की पक्षधरता अलग है, तुलसी की पक्षधरता अलग है। दोनों ही मानवता की बात करते हैं, दोनों ही मानवीय संवेदना की बात करते हैं। जी। कबीर भी कहते हैं कि जीवन में प्रेम मुख्य है। जहाँ वो प्रेम की बात करते हैं वो दरअसल संवेदना की बात है। जैसे उनका एक दोहा है ना कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। तो सिर्फ आपके पास विचारधारा का अध्ययन है, सिर्फ आपके पास ज्ञान है, सिर्फ आपने वेद और शास्त्र पढ़ा है, तो और अगर आप में संवेदना नहीं है तो उसका कुछ तो नहीं। इसको लेकर के देखिए, हिंदी में मुक्तिबोध की एक कविता है, आपने पढ़ी भी होगी, ब्रह्म राक्षस। तो ब्रह्म राक्षस कविता में मुक्तिबोध ने इसी प्रश्न को उठाया है कि वो कहते हैं ना उसमें कि मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता हूँ। सजल उर मैंने ऐसा हृदय जो सजल हो। तो ब्रह्म राक्षस बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत जानकार है, बहुत अध्ययन करता है, बहुत किताबें पढ़ रखा है, शास्त्र पढ़ रखा है, लेकिन उसमें सजलता नहीं है। उसका हृदय जो है वो जन संवेदना से स्पंदित नहीं होता है, एकाकी जीवन जीता है, एकांतवास करता है। मुक्तिबोध ने अपनी कविता में बहुत सारे बिंब खड़ा किए हैं। तो दरअसल मुक्तिबोध भी यही बात कहते हैं जो कबीर कहते हैं। उनका ढंग अपना है कहने का कि पोथी पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता, ढाई आखर प्रेम का पढ़ लेने से कोई पंडित हो जाता है। यानी कि मानवीय संवेदना मुख्य है जी। और अंततः अगर आप कहेंगे ना कि विचारधारा और संवेदना में अंततः साहित्य के लिए सबसे जरूरी कौन है, तो मैं कहूँगा कि साहित्य के लिए सबसे जरूरी है संवेदना। संवेदना के बिना साहित्य की रचना हो ही नहीं सकती जी। विचारधारा तो अपने अनुभव से भी आई जाती है। आप समाज में जो भोगते हैं, जो देखते हैं, जो अनुभव करते हैं,
अन्याय और न्याय देखते हैं, लोगों का विवेक और अविवेक देखते हैं, जी असमानता देखते हैं समाज में, वैषम्य देखते हैं, जी तो सीधी सी बात है कि आपकी संवेदना की धार मुड़ जाती है उधर। जी जी। तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी, बहुत बड़ा दार्शनिक, एक बहुत अच्छा रचनाकार नहीं हो सकता है। जी, संवेदना अति आवश्यक है, वरना वो हाँ, सिर्फ एक कोरा ज्ञान बनकर रह संवेदना, जाएगा। हाँ, बहुत कुछ पढ़ा है आपने और आप में सजलता नहीं है, आप में संवेदना नहीं है, जी तो आप लेखक नहीं हो सकते हैं। जी लेखक होने के लिए संवेदना का होना जरूरी है, जी और विचार तो अनुभव से पैदा होते हैं। जी जी। जी, इधर सिद्धांत बिगड़े जाते हैं जी अनुभव से। इधर बीच ये बात भी बहुत हो रही है कि जी, भाषा और साहित्य पर सांस्कृतिक हमलों की बात। तो हाँ इसको हाँ। इसको आप किस रूप में लेते हैं? क्या आप सहमत हैं कि ऐसे हमलों से भाषा और साहित्य पर कोई व्यापक प्रभाव पड़ता है? नहीं नहीं, जैसे देखिए, मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ जब अंग्रेज आए जी तो अंग्रेजी का चलन बढ़ गया। जी तो हमारी जो देसी भाषाएं हैं, जो हमारी बोलियां हैं, जी उन पर औपनिवेशिक हमले तो हैं ही। जी जी और जब हमारी भाषा पर हमला होगा तो जाहिर सी बात है कि भाषा और संस्कृति दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों विच्छिन्न नहीं है। भाषा और संस्कृति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं। तो हमारी हिंदी की अस्मिता के सामने, हिंदी की बोलियों के सामने सबसे ज्यादा संकट है। अन्य भारतीय भाषाओं की अपेक्षा हिंदी ज्यादा संकटग्रस्त है, क्योंकि आप पश्चिम बंगाल में जाइए तो वहाँ अपनी भाषा को लेकर के, बांग्ला को लेकर के वहाँ के लोग ज्यादा सचेत हैं, सजग हैं। आप महाराष्ट्र में जाइए तो मराठी को लेकर के, केरल में मलयालम को लेकर के, कर्नाटक में कन्नड़ को लेकर के, तमिलनाडु में तमिल को लेकर के। लेकिन वो बात हिंदी के साथ नहीं है। हिंदी बेल्ट में वो बात नहीं दिखती हिंदी को लेकर। नहीं, देखिए, पूरे देश में हिंदी भाषी जो इलाके हैं, हिंदी भाषी जो प्रदेश हैं, वो सबसे ज्यादा औपनिवेशिकता की जो संस्कृति है, जो औपनिवेशिक दबाव है, उसकी गिरफ्त में रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ हिंदी जाति की बात की है, हिंदी में एक आलोचक हुए हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, प्रगतिशील आलोचक, तो उन्होंने हिंदी जाति की बात की है, एक तरह से हिंदी अस्मिता की बात की है। लेकिन जो हिंदी भाषी लोग हैं, हर वर्ग के, चाहे वो लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, यहाँ अपनी भाषा को लेकर के, यहाँ अपनी संस्कृति को लेकर के, अपनी अस्मिता को लेकर के उस तरह से सजगता देखने को नहीं मिलती है हिंदी भाषी इलाके में। हिंदी भाषी इलाका बहुत ढीला ढाला इलाका है। हमारे लोग अपने लेखकों के प्रति, अपने विचारकों के प्रति उतने सजग नहीं है। जी, तो ये आज़ादी के बाद भी ये सब चलता चला आ रहा है, तो इसका मुख्य कारण आप क्या मानते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है हिंदी के साथ ही ऐसा क्यों? नहीं, जैसे देखिए, ऐसा है ना कि हमारे यहाँ हिंदी इलाके में लोगों का झुकाव जो पूरा मध्य वर्ग है, या उसी की देखा देखी जो लोअर क्लास भी है, उसका झुकाव विदेशी भाषाओं के प्रति ज्यादा है, अंग्रेजी के प्रति ज्यादा है, उस तरह के खान पान पहनावा के प्रति ज्यादा है। तो क्योंकि मैंने कहा ना कि बाकी जो भाषाएं हैं, वो वहाँ के लोग अपनी भाषाई अस्मिता को लेकर के बहुत चौकन्ने हैं, सचेत हैं। लेकिन वही बात हिंदी भाषी इलाके के साथ नहीं है, क्योंकि हम पश्चिमी आधुनिकता के ज्यादा दबाव में हैं। इस दबाव की मुक्ति का कोई रास्ता आपको दिखाई देता है? मुक्ति का रास्ता तो लेखक ही दिखा सकते हैं, जो समाज सुधारक हैं, जो सोशल रिफॉर्मर हैं, जो जन आंदोलन खड़ा करते हैं, वही रास्ता दिखा सकते हैं। तो लेकिन पूरा मध्य वर्ग, एक तरह से कहिए तो
पश्चिमी आधुनिकता में, पश्चिमी चाकचक्य में, और जो ये एक सुनहरा स्वप्न है ग्लोबलाइजेशन को लेकर के, जी उसमें मुब्तिला है, उसमें खोया हुआ है। जी वो अपने स्थानीय संस्कृति को लेकर के, अपनी अस्मिता को लेकर के, अपनी भाषाई बोध को लेकर के उस तरह से सचेत नहीं है, सजग नहीं है, उदासीन है। ये एक बहुत बड़ा संकट है। जी आप देखिए कि बांग्ला में, मलयालम में, मराठी में किताबें ज्यादा बिकती हैं। जी हाँ, हमारे हिंदी में किताबें उतनी नहीं बिकती हैं। लोग अपने लेखकों से उतना प्यार नहीं करते हैं, अपने कवियों से लोग उतना प्यार नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पूरा जो साहित्य लिखा जा रहा है ना, आधुनिक साहित्य, जी मतलब स्वाधीनता आंदोलन के दौर में जो लेखक पैदा हुए, जी उनके साहित्य के तो श्रोता और पाठक थे, लेकिन लगातार आजादी के बाद के दशकों में 1950 और 60 के बाद, 70 के बाद, जब समकालीन कविता का दौर शुरू होता है, खासतौर से 1970 के बाद, जी इस पर मतभेद भी है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि हिंदी की समकालीन कविता और कहानी की शुरुआत होती है 1970 के दशक में। अच्छा। हाँ, मतलब आज से 50-55 साल पहले। जी। तो जो लेखन हुआ है ना, जैसे हमारे हिंदी के कवि हैं, जैसे आप कई नाम ले सकते हैं, मंगलेश डबराल का, नरेंद्र जैन का, राजेश जोशी का, अरुण कमल का। तो ये जो हिंदी कविता पढ़ने वाले पाठक हैं, जो प्रबुद्ध पाठक हैं, जो इनको स्टार मानते हैं, इनकी आम जनता के बीच कोई उस तरह की साख नहीं है, इनकी कोई लोकप्रियता नहीं है। ये चंद लोगों तक सिमटे हुए हैं, चंद लोग ही इनके पाठक हैं। एकेडमिक जगहों पर, हिंदी विभागों में थोड़े जो सचेत लोग हैं वो इनकी किताबें पढ़ लेते हैं, या कोई शोध कर रहा है, कोई इस तरह का काम कर रहा है, किसी को आलोचना लिखनी है तो इस तरह की किताबें मंगा लेता है। लेकिन हमारी जो पूरी हिंदी भाषी जनता है, वो इस पूरे साहित्य को एक तरह से बेदखल कर रही है, खारिज कर रही है। अच्छा। अभी हाल ही में जहाँ तक मेरी स्मृति में है कि अगस्त अंक में अशोक वाजपेयी का हंस में एक लंबा लेख छपा है, जिसमें उन्होंने बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े किए हैं और बड़ी गंभीर मुद्दों पर उन्होंने बात की है। तो वो भी, उनका भी कहना है कि एक तरह से जो पूरी हिंदी में आधुनिक साहित्य की परंपरा रही है, जो समकालीनता तक आती है, जो आज के दौर में भी चल रही है, उसको हिंदी भाषी जनता ने, इस इलाके की जनता ने, सामान्य जनता ने एक तरह से उसको स्वीकार नहीं किया है। उसकी सारी अच्छाइयों, सारी गुणवत्ता के बाद भी नहीं किया है। बहुत सीमित लोग हैं साहित्य से जुड़े हुए जो उनको पढ़ते लिखते हैं। ये एक बहुत बड़ा संकट है। जिस तरह से मध्यकाल का जो भक्ति काव्य है उसको जनता ने स्वीकार किया, कबीर को, जायसी को, सूर को, तुलसी को, रहीम को, रसखान को जनता का बहुत प्यार मिला। आज भी पढ़े जा रहे हैं लोग, और उनको मतलब आज भी जो भक्ति काल का साहित्य है, जो मध्यकाल का साहित्य है, वो जन जन में बहुत लोकप्रिय है। लोगों में उनकी स्वीकृति है, लेकिन उस तरह से समकालीन कविता की स्वीकृति नहीं है। हाँ, तो उसकी अपेक्षा तो समकालीन कविता में क्या ऐसी कोई बात नहीं है कि वो पाठक को, जब ये तो मानना पड़ेगा कि पाठक पढ़ रहे हैं, कविता पढ़ रहे हैं या साहित्य पढ़ रहे हैं, तभी तो वो मध्यकाल का जो उनको पसंद आ रहा है उसको आज भी वो पढ़ते चले आ रहे हैं। तो क्या समकालीन में ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर पा रहे वो? देखिए, उसमें जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि भक्ति काल का जो साहित्य है वो गेय है जी। हाँ, ये उसमें संगीतात्मकता है जी, उसमें छंद का प्रवाह है जी,
लेकिन जो आज की हिंदी कविता लिखी जा रही है समकालीन कविता के नाम पर, जी जी, उसमें एक खास तरह का बौद्धिक चिंतन है। उसमें एक तरह के विचारों की, भावों की जटिलता है। और हमारे कवि अपने आधुनिक चिंतन को लेकर के जिस तरह की कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, उन विचारों और उस तरह के चिंतन की स्वीकृति अभी नहीं है मेरे समाज में। हाँ, लेखक आगे आगे हैं और समाज बहुत पीछे है। समाज उन चीजों को पकड़ नहीं पा रहा है, उसको समझ नहीं पा रहा है। ये मैं बहुत ईमानदारी से आपको बात कर रहा हूँ। अगर इसी बात को छुपा के कहना होता तो मैं कहता कि समकालीन कविता बहुत अच्छी लिखी जा रही है और बहुत लोकप्रिय है और बहुत उसके पाठक हैं और श्रोता हैं। लेकिन ऐसा कहना एक गलत स्टेटमेंट होगा। मतलब कि जनता के बीच में वही कविता आज भी स्वीकार है जो जिसमें गहता है, जो गाई जा सकती है। इसीलिए मंचीय कवि जो है वो एक हद तक लोकप्रिय हो जाते हैं। चाहे कुमार विश्वास की आप जितनी आलोचना कीजिए, लेकिन मंचों पर उसने अपना गीत सुना करके, अपनी कविता सुना करके छंद में एक अपनी जगह तो बनाई है, अपना एक स्पेस बनाया है। बड़ा स्पेस बनाया है। आप नहीं, जैसे समकालीन कवियों से बात कीजिए तो कहेंगे कि कुमार विश्वास तो मतलब बहुत बोगस कवि है, उसमें कोई मौलिकता नहीं है जी, कोई नयापन नहीं है जी। हाँ, वो गले के दम पर लोकप्रिय हो रहा है, आवाज का जादू है, तमाम बातें करेंगे। लेकिन ये हकीकत है कि हमारी जनता कवि के नाम पर कुमार विश्वास को जानती है, वो अरुण कमल को नहीं जानती है, राजेश जोशी को नहीं जानती है। जी जी। इन लोगों का एक सीमित दायरा है जो जनवादी और प्रगतिवादी सोच से जुड़े हुए संगठन हैं, जो उनके कुछ पाठक हैं या जो कविता कहानी में एकेडमिक वर्ल्ड में काम करना चाहते हैं, रिसर्च वगैरह करना चाहते हैं, एक सीमित संख्या है। हाँ, उन्हीं तक इनका नाम है। बाकी जैसे हमारे बलरामपुर में शायर थे पद्मश्री बेकल उत्साही, जी हाँ जी, वो जनता में बहुत लोकप्रिय थे जी। उन्हीं के बगल में गोंडा है, वहाँ आदम गोंडवी अपनी गजलों को लेकर बहुत लोकप्रिय हुए। जी हाँ। आप देखिए ना, जिन दिनों हिंदी में राजेश जोशी ने लिखना शुरू किया, लगभग वही दौर आदम गोंडवी का है। लेकिन आदम गोंडवी की बहुत सारी पंक्तियां लोगों की जुबान पर हैं। 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, दिल पर रखकर हाथ पूछिए मुल्क क्या आजाद है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो छंद है, जो गजलों का मीटर है, जो उनमें गीता है, जो संगीतात्मकता है और इनके साथ साथ जो जन से जुड़ा हुआ है। आप कुमार विश्वास की बात मत कीजिए क्योंकि उनके पास जन पक्षधर विचारधारा नहीं है जी। हाँ, वो कमिटेड पोएट नहीं है। लेकिन आदम गोंडवी का मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि आदम गोंडवी ने तो जनता की समस्याओं को उठाया जी। और जिस लहजे में उन्होंने गजल लिखी, लोग कहते हैं ना कि उन्होंने दुष्यंत कुमार की गजल की परंपरा का विकास किया जी। खुद दुष्यंत कुमार भी नई कविता के दौर के गजलकार हैं। नई कविता के कवियों को लोग तो आज भूलते जा रहे हैं। भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर की कितनी कविताएं लोगों की जुबान पर हैं जी। लेकिन दुष्यंत कुमार की बहुत सारी गजलें हैं, बहुत सारी पंक्तियां हैं जो लोगों की जुबान पर हैं। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, अगर है कहीं आग तो आग जलनी चाहिए। पीर हो गई है पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये सारी बातें आज भी लोगों के बीच में, लोगों में उसमें बात होती है। नहीं, कहने का मतलब कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, अगर है कहीं आग तो आग जलनी चाहिए। तो कहने का मतलब कि दुष्यंत की पंक्तियां तो हमारी जुबान पर चढ़ गई हैं। लेकिन शकुंत माथुर नई कविता के दौर में कवि हुई हैं, उनकी कोई कविता हमको याद नहीं है। हमको भारत भूषण अग्रवाल की कोई कविता याद नहीं है। बहुत सारे कवि हैं नई कविता के। लक्ष्मीकांत वर्मा की कौन सी कविता याद है आपको जी?
विजयदेव नारायण शाही की कौन सी कविता आपको याद है? ये सारे बड़े बड़े स्टार हैं नई कविता के दौर के। लेकिन लोकप्रियता वो नहीं है जो तो कहने का मतलब कि समकालीन जो लेखन से जुड़े हुए लोग हैं, कविता कहानियां लिख रहे हैं ना। अब कहानियों में देख लीजिए, कविता की तो बात छोड़ दीजिए। पहले प्रेमचंद ने जो कहानियां लिखी, रेणु ने जो कहानियां लिखी, बहुत सारे नाम आपको याद होंगे। तीसरी कसम कहानी जब आप पढ़ते हैं तो आपकी आंखें नम हो जाती है ना। आप जब शेखर जोशी की कहानी पढ़ते हैं, कोसी का घटवार, तो आंखें नम हो जाती हैं। जब महीप सिंह की कहानी पढ़ते हैं, पानी और पुल, तो आंखें नम हो जाती हैं। बहुत सारी कहानियों का उदाहरण दे सकता हूँ। लेकिन आज जो कहानियां लिखी जा रही हैं, उनमें कितनी कहानियां हैं जो आपको अपील करती हैं? बहुत मुश्किल है। आजकल अधिकांश कहानियां हिंदी में लिखी जा रही हैं एक बौद्धिक दुरूहता के साथ, और कहानियों में सूचनाओं की भरमार है। ऐसा लगता है जैसे आपने अध्ययन करके कोई कहानी लिखी, आपने अध्ययन करके कोई उपन्यास लिख दिया, शोध करके कोई उपन्यास लिख दिया। अध्ययन और रिसर्च जो है आपका वर्क, जो आपके डिटेल्स हैं, वो प्रभावी हैं, और वहाँ संवेदना गौण हो जा रही है। ऐसे बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लोग बुरा मानते हैं ना आलोचना का। आज ही आपसे सुबह बात हो रही थी तो मैंने कहा कि आलोचना से लगातार मैं पीछे हटता गया, इन्हीं कारणों से कि आलोचना के लिए अध्ययन भी कीजिए, लिखिए, पढ़िए भी, लेकिन लोग सच बोलने पर बुरा मानता है। सही कहा आपने। अब आलोचना की आपने बात फिर शुरू की तो एक बात मन में आ रही है कि हिंदी साहित्य में आलोचना की वर्तमान स्थिति को लेकर आप क्या सोचते हैं? इसका अपना क्या मत है वर्तमान साहित्यिक परिदृश्य में? देखिए, हमने कुछ साल पहले एक लेख लिखा था, कलकत्ता से पत्रिका निकलती है लहक नाम की। तो उसका हमने शीर्षक ही दिया था कि आलोचना को विज्ञापन बनने से बचाना होगा। तो कहने का मतलब कि अभी तो इस बात की भी चर्चा हो रही है। अभी एक दिन में वीरेंद्र यादव की एक टिप्पणी देख रहा था सोशल मीडिया में। इंडियन एक्सप्रेस में कोई आर्टिकल छपा है जिसके संदर्भ से वो अपनी बात कह रहे थे, जिसमें ये कहा गया था कि आलोचना की मृत्यु हो चुकी है। तो उसी तर्ज पर ये कहा जा सकता है कि आलोचक की भी मृत्यु हो चुकी है। मतलब हमारे बीच कोई आलोचक बचा ही नहीं है। आलोचना कर्म का कोई महत्व रह ही नहीं गया है। तो दरअसल इसके मूल में जाकर के देखना चाहिए कि इस तरह की बातें क्यों आ रही हैं सामने। तो दरअसल जो हिंदी आलोचना है वो लगातार अपने पाठकों के बीच अपनी साख खोती गई है। जो अपनी क्रेडिबिलिटी है, जो अपनी विश्वसनीयता है, उसको उसने खोया है। और ऐसा क्यों हुआ है? तो पक्षपात पूर्ण आलोचना के चलते हुआ है कि जो आपके करीबी हैं, जो आपके मित्र हैं, उनकी आपने प्रशंसा कर दी, और जिनके संपर्क में आप नहीं हैं उनकी अच्छी रचनाओं का भी, मतलब आपने अच्छी रचनाओं को भी आपने आलोचना के केंद्र में नहीं रखा, आपने उसको इग्नोर किया। या जिससे खुश हुए तो उसके बारे में बहुत कुछ लिखा, जिससे नाराज है तो उसके बारे में। मतलब जो आपके मित्र हैं, जिनसे आप प्रसन्न हैं, खुश हैं, उनकी आपने तारीफ कर दी, और बाकी आपके कोई संपर्क में नहीं है, आपसे दूर है, आपकी खुशामद नहीं कर रहा है। तो जैसे वो है ना कविता नागार्जुन की कि आलोचक है पुरोहित, उसे खिलाओ। उसे खुश करिए। हाँ, तो कहने का मतलब कि जो पुरोहित है वो दान दक्षिणा जिससे ज्यादा लेगा उस पर प्रसन्न हो जाएगा। तो इस तरह के पुरोहित किस्म के आलोचक हैं, मतलब जो किसी की प्रशंसा से या अपने निकटस्थ की रचनाओं की समीक्षा में पूरा श्रम लगाते हैं ना। तो इस तरह की आलोचना जो लिखी जा रही है, एक तो उसने संकट पैदा किया आलोचना के सामने। दूसरी बात की आप कोई पुस्तक आई, उसकी प्रशंसा में आपने कुछ लिख दिया,
जी। अब उसको पढ़ करके कोई पाठक खरीद लिया और बाद में पाठक को बहुत निराशा हाथ लगी। ये आलोचना पढ़ करके तो जो हमने राय कायम की थी वो सही नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि आजकल पुस्तक समीक्षाएं ईमानदारी से नहीं लिखी जा रही हैं, उसमें विज्ञापन ज्यादा है। जी जी। आप समीक्षा की बात की तो एक अपना व्यक्तिगत अनुभव आपको बताना चाह रहा हूँ कि करीब 8 साल हो रहे मैंने पहले मैंने बहुत सी पुस्तकों की समीक्षाएं लिखी और काफ़ी बड़े लेखकों की भी किताबें रही उसमें। तो एक बार मैंने जो मुझे सही लगता था वो मैं लिखता था उसमें। तो वो बड़े लेखक जो महोदय थे उनकी पुस्तक की जो समीक्षा लिखी उस पर वो काफ़ी नाराज़ हो गए और उन्होंने करीब हफ्ते भर में उन्होंने मुझे 7-8 बार फ़ोन किया और बार बार उसी बात को लेकर कहते रहे। इतना मतलब एक तरह से मुझसे दबाव बना रहे थे कि मैं दूसरी समीक्षा लिखूं और पहली समीक्षा को जो कहीं से भी जैसे भी उसको हटा दें। तो उस समय उसके बाद से फिर मैंने समीक्षा लिखनी बिल्कुल बंद कर दी और उसके पहले तमाम किताबें मेरे पास आती रहती थी, लेकिन मुझे लगा कि ये काम बेकार है, थैंक्सलेस जॉब है। नहीं, आपने बहुत सही बात कही, बिल्कुल यही अनुभव हम लोगों का भी है। जी। बातचीत को आज यहीं विराम देते हैं, शेष अगले भाग में। धन्यवाद।